वर्नर थ्योरी ऑफ कोर्स एल्फ्रेड वर्नर के नाम पर यह नाम रखा गया है, जिन्होंने पहली बार कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्मुलेट किया था। मतलब कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्मूला के तौर पर उन्होंने पहली बार लिखा था, पहली बार उनके स्ट्रक्चर के बारे में इतनी बातें बताई थी। इतना ही नहीं, वर्नर जी ने पहली बार प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। अब आप सोच रहे होंगे वैलेंसी तो पता था, पर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? चलो देखते हैं। तो चलो कहानी सुनते हैं शुरुआत से कि भाई एल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, कैसे किया, है ना। तो वर्नर ने सबसे पहले तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स लिए। जैसे कि कौन से कंपाउंड्स लिए? कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कंपाउंड्स, जैसे कि COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3। ठीक है, इस तरह से सीरीज ऑफ कंपाउंड्स लिए। इन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करवाया एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, उन्हें क्या मिला? उन्हें सॉल्यूशन में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। किसका? सिल्वर क्लोराइड का। यानी कि इन सब के साथ रिएक्शन होने पे सिल्वर क्लोराइड मिल रहा था, लेकिन कितना सिल्वर क्लोराइड मिल रहा था? दैट वाज लिटिल डिफरेंट। सब जगह सेम सिल्वर क्लोराइड नहीं मिल रहा था। कैसे पता चला वर्नर को? वर्नर ने क्या किया, इन सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को मेजर किया। ठीक है, उन्होंने नोटिस किया कि पहले केस में कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा थी, उससे कम सेकंड केस में, उससे भी कम थर्ड केस में। कंडक्टिविटी ज्यादा कब होती है? जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि भाई आयंस ही तो कंडक्ट करते हैं। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि पहले केस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस है, उससे कम सेकंड केस में है और उससे भी कम थर्ड केस में है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से वर्नर को थोड़ा सा आइडिया लगा और उस आइडिया से वर्नर ने क्या किया, इन सारे कंपाउंड्स को फॉर्मुलेट किया, इन सारे कंपाउंड्स को फॉर्मूला के तरह लिखा। कैसे लिखा? देखो, वर्नर को यह समझ में आया कि भाई देखो, मेरा जो कंपाउंड था वो क्या था? COCl3NH3। अब हम नोटिस कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है? AgCl। मतलब सिल्वर के साथ इस कंपाउंड का कौन सा वाला पार्ट निकल के जा रहा है? क्लोराइड वाला पार्ट जा रहा है ना। मतलब क्लोराइड जो है वो कोबाल्ट को छोड़ के चला जा रहा है सिल्वर के साथ मिलने के लिए, लेकिन NH3 जो है ये कोबाल्ट को छोड़ के कभी नहीं जा रहा है ना। तो इससे वर्नर ने बोला कि अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं इस कंपाउंड को फॉर्मूले के तौर पे लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सारे के सारे NH3 हैं, जैसे पहले केस के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो 6 NH3 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमेशा हर डिफिकल्ट टाइम्स पर भी कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो वर्नर ने इनको कैसे फॉर्मुलेट किया? CONH3 6, इस पूरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखा। ठीक है, छोड़ के कौन जा रहा था? छोड़ के जा रहा था क्लोराइड। तो देखो, क्लोराइड को उसने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा। अब आप पूछोगे कि बट मैम सारे क्लोराइड को तो बाहर नहीं रखा। सारे क्लोराइड को बाहर इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो भी वैरी कर रहे थे। करेक्ट, जैसे जैसे हम इस सीरीज के पहले केस से दूसरे केस, दूसरे केस से तीसरे केस में जा रहे थे, तो हम क्या देख रहे थे कि भाई जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या हो रहे हैं? वो कम हो रहे हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ Cl- है जो इस कोबाल्ट को छोड़ के जा रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं। इसीलिए अगर तुम इस फॉर्मूले की सीरीज को देखो तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो Cl- है वो 1 से 2 और 2 से 3 जाते जाते कम हो रहे हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्योंकि कम हो रहे हैं तो अब समझ में आ रहा है कैसे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने रिलेट किया। तो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से रिलेट करते हुए वर्नर पहली बार एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्मुलेट कर डाला। ठीक है, तो यहां से हमें दो बातें सीखने को मिली कि इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनसे बिल्कुल ऐसे जुड़े होते हैं कि वो उन्हें छोड़ के जाते नहीं हैं, वो आयोनाइज नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पे इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो जो छोड़ के नहीं जाते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, जो छोड़ के जा सकते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर होते हैं। और यहीं से शुरू हो जाती है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर ने सबसे पहली बात साफ साफ ये बोल दी थी कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये दो तरह की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं? प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो चार्ज समझ लो, मतलब उस मेटल एटम पे कितना चार्ज है या फिर कितना चार्ज होता अगर हम एज्यूम करें कि वो आयोनाइज कर जाए। ठीक है,
तो बोलने का मतलब हुआ कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ये कैसी होती है, ये आयोनाइजेबल होती है, राइट। अभी अभी हमने बात करी थी ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ चीजें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं जो आसानी से आयोनाइज नहीं करती हैं, कुछ चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होती हैं जो आयोनाइज कर जाती हैं जरूरत पड़ने पे। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है ये आयोनाइजेबल होती हैं, मतलब जरूरत पड़ने पे ये आयोनाइज कर जाती हैं, ये आयंस के फॉर्म में टूट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हम अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें K4FeCN6, ठीक है। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, FeCN6, मतलब FeCN6 कभी भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएगा, ये आयोनाइज नहीं करेगा, लेकिन आयोनाइज क्या कर सकता है, K प्लस और बाकी की पूरी चीज माइनस, ये आयोनाइज कर सकता है, राइट। तो ये क्या हो गया, तो जो आयोनाइजेबल होती है दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी। तो कभी भी अगर आपको बोला जाए कि भाई मेटल एटम का प्राइमरी वैलेंसी निकालो, इसका मतलब है आपको क्या निकालना है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं क्लास 11th में, हालांकि यहाँ भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार फिर से रिकैप हो जाएगा। ओके अब बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, अब तक तो सबने गेस कर लिया होगा कि भाई जो नॉन आयोनाइजेबल है, यानी कि जो उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जैसे कि FeCN6 इस एग्जांपल में, ये दोनों को हम Fe प्लस Cn माइनस में तोड़ नहीं सकते हैं, आयोनाइज नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जब हम बोलते हैं मेटल एटम का, तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो मेटल एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो आयरन मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, ये कितने कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बना रहा है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये 6 Cn माइनस के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। उसी तरह अगर हम ये दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है, ये कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों से मतलब यहाँ पे कितने एमोनिया से जुड़ा हुआ है, 6 एमोनिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोबाल्ट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है, 6। तो यानी कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, यानी कि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। तो यहीं से शुरू हो जाती है कहानी वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो वर्नर ने साफ साफ एक बात तो कह दी थी कि यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल्स जो होते हैं ये 2 तरह के लिंकेजेस शो करते हैं, प्राइमरी लिंकेज एंड सेकेंडरी लिंकेज। बोले तो 2 तरह की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अगर बात करें प्राइमरी वैलेंसी की, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, मतलब ये होता है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो मेटल का चार्ज, चार्ज बोले तो मतलब अगर ये एज्यूम कर लें कि मेटल आयोनाइज कर जाए तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, दैट इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ओके तो जैसा कि हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, ये नॉर्मली आयोनाइजेबल होती है, मतलब जरूरत पड़ने पर ये क्या हो जाते हैं, आयंस में टूट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोऑर्डिनेशन